इलेक्शन ईयर भी है, फिर उसके बाद जिस तरह खाई साहब ने कहा कि ये गेम हो सकती है जिसमें बेनिफिशियरी जो है पीपल्स पार्टी है। इसमें कोई शक नहीं है, मेरी नाकिस राय में ये एक बड़ी ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है जो कि 2009 से शुरू हुई है जी, क्योंकि पहला ट्रिप उनका लगा है 2009 को। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती डॉक्टर अरसलान की, डॉक्टर भी है, पढ़ा लिखा भी है, FIA में भी रहा है, FIA में भी रहा है, सब पहले भी चीफ जस्टिस की जो पहली जो मुअत्तली थी उसमें भी उन्हीं का। बात ये है, बेशक जो ट्रैप करने वाले हैं वो बड़े क्लेवर होते हैं, बड़े होशियार होते हैं जी, उसको कम से कम ये सोचना चाहिए था कि मेरे जो वालिद हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो कि करप्शन के खिलाफ एक जहाद कर रहे हैं, उनको तो मतलब फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए था। और किसी को चाय भी अगर कोई ऑफर करता तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए थी मुफ्त। मुझे इस समझ में नहीं आता कि वो उसकी अकल पे पर्दे पड़ गए थे, क्या हो गया था, और मैं नहीं समझता। देखें बात यह है, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा बिल्कुल सही है, उनको तो जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं पाकिस्तान के करप्शन के, उनसे तो फुर्सत ही नहीं मिली। तो हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को ओवरलुक किया हो कि भाई मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया, कोई बात नहीं है, कोई पता नहीं चल सका उनको। तो अब लेकिन इसमें अब एक चीज जो है ना बहुत जरूरी है जी जी, अभी मीडिया को बहुत एहतियात की जरूरत है। देखिए अब हमारे यहाँ जुमा बाजार लग गया है चैनल्स का, हर एंकर अपनी एक सोच के मुताबिक, गेस्ट अपनी सोच के मुताबिक, कोई चीफ जस्टिस के खिलाफ बात करेगा, कोई पीपी के खिलाफ करेगा, कोई उनके SMS आ रहे हैं सर, SMS कैंपेन है। तो ये अब इसमें जो मैं समझता हूँ जो भी बेंच बैठे हैं जी, ये दो रुकनी बेंच है या 4 रुकनी बेंच है, 5 बैठती है जी, इस केस को खुदा के वास्ते तूल ना देने। अगर हमने इस केस को तूल दिया तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इस केस का फैसला विद इन 2 to 3 वीक्स 4 वीक्स हो जाना चाहिए। ये जो हमारा जो अदालती निज़ाम है जी, वो टैक्टिक्स हैं, वो जी बीमार है, वो तो 6 महीने तक नहीं आएगा, तो उसका क्या मतलब है। जैसे हुसैन हक्कानी का केस आपके सामने है, अभी देखें लोग भूल गए हैं उस एबटाबाद कमीशन को, हकीकत में भूल गए हैं कि भाई वो क्या हुआ। हमारे यहाँ इस सर स्कैंडल में लोग बजट को भूल गए हैं, महंगाई भूल गए हैं, लोड शेडिंग भूल गए हैं। दूसरा ये बात है कि ये जो मलक रियाज है, इसके भी थोड़ा जरा प्रोब करने की जरूरत है। ये क्या चीज है, इसने बहरिया टाउन का नाम बहरिया कैसे रखा जबकि एक वो आर्म फोर्सेस का हिस्सा है। हाँ। इस चीज को बहुत खरीदने की जरूरत है। इसमें हो सकता है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड जनरल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। सर बात ये है कि ये सो मोटो होना चाहिए कि बहरिया टाउन का नाम देखे, बहरिया फौज है, उसका नाम क्यों इस्तेमाल हुआ? प्राइवेट आदमी क्या इस्तेमाल कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता उसको प्राइवेट। इस पर भी सो मोटो होना चाहिए, इस पर भी सो मोटो होना चाहिए कि भाई ये इसको नाम की क्लियरेंस कैसे मिली, सही किसने दी और क्यों दी। अच्छा खालिद साहब एक चीज, ये नाम की जो बात की जिस तरह हमने कि जी इस पे सोमोटो नोटिस होना चाहिए, यकीनन जिन लोगों ने अपने उस दौर में इसको मलिक रियाज साहब को ये दिया, बहरिया टाउन का नाम दिया कि जी आप बहरिया टाउन के नाम से काम करें, और उन्होंने पाक बहरिया का नाम इस्तेमाल करके खरबों रुपया कमाया है, तो क्या उसमें भी बेनिफिशियरी कोई इस तरह के लोग हैं जो जिनका ताल्लुक फौज से रहा है? और क्या ये ऐसा तो नहीं है कि इन मलिक रियाज साहब के पीछे भी कोई गैर मुल्की हाथ हो कि जो इतने बड़े जायंट और टाइकून बन गए, बिजनेस टाइकून पाकिस्तान में? नहीं, गैर मुल्की तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सारा कुछ उन्होंने सामने ही किया है और अपने ही लोगों के साथ मिलकर किया है। पर यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है, यहाँ पे एक पैरेलल ब्लैक मनी की एक इकोनॉमी चल रही है। सही। आप अभी ये देखें कि इस वक्त भी आप देखें जी जी कि आप जो आम आदमी है वो नान शबीना को मोहताज है। सही। और अभी आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वहां बैठने की सीट नहीं मिलती। सही। तो वो कैसे है? वो इसलिए है कि जो नान शबीना को मोहताज है वो तो बेचारा ऑनेस्ट और वो मजदूरी वाली उसकी इकोनॉमी है, तनख्वाह ले रहा है बेचारा, उसमें बजट बना बना के थक जाता है कि बिजली का बिल दूं पहले या बच्चे की फीस दूं पहले। सही। एक दूसरी इकोनॉमी है जो रोज रात को खाना बाहर खाना है। सही। और खुद ही नहीं खाना, 7 6 7 गेस्ट भी लेके जाने हैं, और फिर अगर कोई लवाजमात हो तो वो भी जरूरी है। सही। तो वो भी चल रहा है। सही। उन आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, अभी आप क्लिफ्टन में, डिफेंस में, इधर अगर आपको पूरे शहर में अगर 3 रेस्टोरेंट में जाओ वो कहते हैं नहीं सर आपकी बुकिंग है, पहले पूछते हैं, बोला नहीं है, बोला वेट करें या बैठ जाए, मतलब कई बार खड़े रहें या कोने में बैठ जाए।
तो ये हालात है। और वो कोई ऐसे सस्ते रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब पर हेड 3-3,000 2,500 रुपया बुकिंग नहीं कराई। हाँ, तो ये क्या है कि पैरेलल ब्लैक मनी इकोनॉमी है, तो ये पैसा सारा मुल्क के अंदर ही है। अब वो किस तरह बहरिया के नाम के ऊपर फ्लो हुआ और फिर किस तरह इनका ह्यूज साइज हुआ और किस तरह इन्होंने, जब कल सवाल भी आया जी जी, कि इतने रिटायर्ड जर्नल इनकी कंपनी में कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कमोडोर पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हैं, फिर उसके बाद एयर कमोडोर। आज जंग अखबार में पता नहीं किसी का बयान लगा हुआ था इनके हवाले से कि जी पाकिस्तान में जायज काम कराने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, फ्रंट पेज पे था। ठीक, तो मतलब का बयान है, इसका अपना है। मतलब एक चीज बताइएगा कि पाकिस्तान में जिस तरह मेरे दोनों मौजूद मेहमानों ने कहा है कि जी ये कॉन्स्पिरेंसी है और इसके पीछे जो यकीनन के किस तरह वो नाम दिया गया बहरिया टाउन का, बहरिया टाउन हो या कोई भी इदारा हो, जो इस तरह के हमारे बिजनेस टाइकून हैं वो हमारी सियासत पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं। क्या ये स्कैंडल भी पाकिस्तान की सियासत पर और आने वाले इलेक्शंस पर असरअंदाज होगा? और सुनामी में बहरिया टाउन भी आएगा? नहीं, इंशाल्लाह आएगा जी, बिल्कुल आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, खालिद साहब को हम यकीन दिलाते हैं कि सुनामी में जरूर आएगा। देखिए सियासत में नहीं, इंशाल्लाह नहीं डूबेगा। सुनामी जो है बहरिया टाउन को ले डूबेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की सियासत में सबसे अफसोसनाक चीज ये है कि यहाँ पर सियासतदानों पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब जो भी इन्वेस्ट करता है, जब वो पॉलिटिशियन पावर में आते हैं तो वो उनसे अपने मफादात लेता है। अब मलिक रियाज साहब की आप प्रोफाइल अगर पीछे जाके देखें तो एक आम गरीब आदमी थे, मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास से थे। अगर वो ओवरनाइट ऊपर आए तो किसी एक गवर्नमेंट के दौर पे नहीं आए, हर गवर्नमेंट, यानी उन्होंने बैक वक्त काफी जगहों पर हाथ रखे हुए थे कि अगर कोई भी पावर में आए तो मैं कम से कम सिक्योर रहूं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज अदालत उज़्मा में कामरान खान साहब ने फरमाया कि मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई बेनिफिट मिला इस इन्वेस्टमेंट का, तो उन्होंने कहा उल्टा मेरे खिलाफ 40 केसों में फैसले आ गए। तो इट्स मीन कि जो क्रेडिबिलिटी चीफ जस्टिस की ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रही, इसलिए कि अगर 2009 से लेके अब तक कोई एक शाइबा भी होता तो कम से कम किसी एक चीज में तो उनको बेनिफिट मिल रहा होता। उल्टा 40 केस में उनके खिलाफ मुकदमा ना आता। और जो कर्नल साहब ने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अवाम को फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला करेंगे, इस केस को प्रोलॉन्ग करेंगे, क्योंकि अब उनका फरार होना और फिर वहां से अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट्स पेश करना और ये सारा ये डिलेइंग टैक्टिक्स है और सिर्फ अदालत उज़्मा को प्रेशर में लाने की, और कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब एक चीज बताइएगा कि क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, क्या ये जिस तरह इसरार भाई साहब ने फरमाया कि अदालत उज़्मा को सिर्फ प्रेशर में लाने के लिए, आखिर अदालतें प्रेशर में नहीं आती, ये भूल जाए, अदालतें अपने बड़े इत्मीनान से फैसले करती हैं, ना जज्बात में आती हैं ना प्रेशर में आती हैं। बाकी ये जरूर है कि अदालतें स्कैंडल्स की बेसिस पे, प्रिजम्पशंस की बेसिस पे, कॉन्स्पिरेंसीज, मीडिया के प्रोपेगेंडे की बेसिस पे फैसले नहीं करती। सही, वहां प्रूफ चाहिए होता है। हमारे यहाँ एक मैगज़ीन है, वो कहा जाता है कि प्रिजम्पशन पता नहीं हाउ स्ट्रॉन्ग इट मे बी जी कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ प्रूफ जी, कि आप प्रिजम्पशन में उर्दू में क्या कहते हैं सर? अपना कुछ कहते हैं उसको, यानी सोच लेना के प्रिजम्पशन कहते हैं। तो प्रिजम्पशन जो है वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, वो सबूत की जगह नहीं ले सकती। कयास आराई, तो कयास आराई कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो वो सबूत की जगह नहीं ले सकते। ख्वाजा साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मेरे मौजूद मेहमान बैठे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, पाकिस्तान की अपनी तारीख है, उसमें ये एक बहुत बड़ा वाकया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लेकर अपने बेटे को अदालत के कटहरे में तलब किया, लेकिन एक मीडिया परसेप्शन और जो रायमा एक पैदा हो रही थी, उसके जरिए उन्होंने अब जो है अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर लिया। लेकिन अब उनके मातहती बेंच जो भी बनेगा वो इस केस का फैसला करेगा। क्या मलिक रियाज पाकिस्तान वापस आएंगे? अगर मलिक रियाज सच्चे हैं तो उन्हें यकीनन पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की अदलिया का सामना करना चाहिए, जो अदलिया उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगी, जो कि लापता अफराद की तलाश कर रही हैं, तो यकीनन मलिक रियाज को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकती हैं। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ तारिक के साथ अरसलान केस पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की सियासतदानों के लिए और पाकिस्तान की सियासत पर यकीनन असरअंदाज होगा। क्या इसके नताइज पाकिस्तान के अवाम जो इस वक्त सोच रहे हैं उसके मुताबिक होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी को
कन्विक्ट किया एक ऐसे केस में कि जो तौहीन अदालत का केस था, तो क्या वो अपने बेटे के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला आने वाले दिनों में इस तरह का होगा कि वो यकीनन अब शफकत पिदरी से मुबर्रा होकर, उससे हटकर, क्या अपने बेटे को, अगर उन्होंने वाकई ब्लैकमेलिंग में या वाकई इस तरह के स्कैंडल में मुलव्वस हैं, तो उनके खिलाफ क्या फैसला होगा? हमारे साथ मौजूद है कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब, ख्वाजा नवीद साहब और इसरार अब्बासी साहब, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। कर्नल साहब, मैं एक चीज, क्या जिस तरह मैंने पहले कहा था कि क्या इस तरह के कोई फैसला मुतवक्का होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू आउट जिस तरह के डिसीजंस दिए हैं, उन्होंने एक ऐसे 5 जर्नल जो हैं वो उन्हें जो है वो उनसे उनके मौकफ से ना हटा सके, एक वक्त था, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो स्कैंडल है ये उनको किसी मौकफ में कोई आगे पीछे? देखें, बात यह है कि सिर्फ एक चीफ जस्टिस का तो अपना एक वोट होता है। जी जी। हर एक के जितने भी जज हैं, 17 रुकनी बेंच है, उनके अपने अपने व्यूज हैं, थॉट्स हैं सबके, और वो किसी के बाउंड नहीं है। सही कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने कोई फैसला लिखा है तो वो उसके ऊपर साइन कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक की अपने इंडिपेंडेंट व्यू होता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डिफर भी करते हैं, सही, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि यूनानिमस डिसीजन होता है, एवरीवन एग्रीज। एक जज लिखता है फैसला, उसके बाद बाकी जो है वो उसके ऊपर अपना अपना व्यू पॉइंट देते हैं या कनकर कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अदलिया जो है पाकिस्तान की, चाहे वो छोटी अदलिया है या अदलिया उज़्मा है या हाई कोर्ट है या हमारी दूसरी कोर्ट है, अब इनको ना तो डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है, ना कोई साजिश के ज़रिए इनके खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन चल सकती है जिससे कि वो उनके जो इरादे हैं उनको कोई डेंट डाल सके। मैं नहीं समझता। इस वक्त आपकी इतला के लिए मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं वो सब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ही समझ ले आप। सही। अगर वो बेंच से अलग हो गए हैं तो ये इंसाफ का तकाजा था, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। ठीक है। देखिए, बात ये सबसे बड़ी बात है, सो मोटो वो खुद ले रहे हैं अपने बेटे के खिलाफ। ठीक है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मलक रियाज का आना इतना जरूरी नहीं है। सही। मलक रियाज का बयान भी इतना जरूरी नहीं है। सही। पता ये चलाना चाहिए कि मलक रियाज को किसने इस्तेमाल किया। सही। देखिए, बात यह है ना, मैंने बताया ना कि ये एक बहुत बड़ी एक साजिश है। ये साजिश है इदारों को तबाह बर्बाद करने की। सही। देखें, आपके इदारे टूट फूट का शिकार हैं। सही। मैसिव करप्शन के चार्जेस लगते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक वाहिद अदलिया एक ऐसा इदारा बचा हुआ है जिस पर के अवाम जो हैं वो दिलो जान से इसके ऊपर, देखें आप, उन्होंने कितने कितने केसेस को, किसी को तलाब से जला दिया तो उन्होंने 100 मोटर लिया, किसी ने खुदकुशी कर ली थी जिसने 100 मोटर लिया, जबकि जो ये कराची के हालात में 100 मोटर एक्शन, ये जो काम होते हैं ये बेसिकली इंतजामिया के होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि इंतजामिया कोई एक्शन नाकाम हो चुकी है तो फिर वो 100 मोटर लेते रहे। इनके ऊपर तनकीद भी होती रही कि जी वो हर एक चीज का 100 मोटर ले लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे एक अदली अपना जो इंतजामिया है उनके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पैदा हो गया है, वह वो डरना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अदलिया जो है इस फैसले से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक सेटबैक उनको जरूर हुआ है कि उनका अपना बेटा इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया है, अब कोर्ट से अलहदा हो गए, खुद 100 मोटर लिया है, तो मैं नहीं समझता कि उनसे उनकी सेहत पे कोई असर पड़ना चाहिए। और अगर उनको उसको सजा भी मिलती है तो मैं समझता हूं कोई अपील करने को भी नहीं जाए। सही। ख्वाजा साहब, एक चीज मेरे ज़हन में बार बार जो सवाल कल से मैं मुसलसल मेरे ज़हन में आता रहता, मेरा यही था कि जब आप आएंगे तो मैं आपसे तफसील से पूछूंगा कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि वो फसील जिसने करप्शन को रोक रखा है, जिसने पाकिस्तान को तबाही से रोक रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के नाम पर इस वक्त मौजूद है हमारे पास, क्या उस फसील में दरारें डालने की कोशिश तो नहीं है ये वाले जो स्कैंडल्स हैं इस तरह? सर, ये तो मैंने स्टार्ट ही यहीं से लिया था कि ये एक्चुअली बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत, जी जी, देखिए प्लानिंग तो 2009 से हो रही थी। अब वो बच्चा, मैंने पहले कहा कि मैं उससे मिला नहीं हूं, वरना मैं बताऊं आपको कि कैसे वो ट्रैप हुआ और किस तरह से वो हुआ, इस चक्कर में इन्वॉल्व हुआ। अब वो सरदार इसहाक साहब हमारे दोस्त हैं, वो उनके वकील हैं, इंशाल्लाह वो उसको गाइड करेंगे सही। अब बात यह है कि 2009 से वो मटेरियल जमा करते जा रहे थे, लेकिन वो उसको रख रहे थे कि इसको ऐन मौके पे ब्लास्ट करेंगे कि कब इस पे आना है।
अब वो मौका जो था बड़ा राइट था, तो उन्होंने फौरी तौर पे, जैसे आपने कहा ना,